नमस्कार, कंज्यूमर अड्डा में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं विपिन भट्ट और आज कंज्यूमर अड्डा में है बड़ा सवाल कि कितनी इनकम हो टैक्स फ्री। लेकिन ये सवाल क्यों आया और इसी वक्त क्यों आया? दरअसल मद्रास हाई कोर्ट में एक दिलचस्प याचिका लगी है जिसके मुताबिक ईडब्ल्यूएस ने इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन को जो आरक्षण मिला है वहां पर जो इनकम तय की गई है उसके मापदंड के लिए वो है 8 लाख रुपए। और ऐसे में सवाल ये उठता है कि अगर आप 8 लाख रुपए से कम की इनकम को इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन में मानते हैं तो फिर 2.5 लाख से टैक्स की शुरुआत क्यों? क्या ये सही है? क्या ये रैशनल है? क्या ये सही अप्रोच है? इस संदर्भ के साथ ये याचिका लगाई गई है। तो ऐसे में सही बात है, बड़ा प्रश्न उठता है। बजट भी आने वाला है, 2.5 लाख की टैक्स छूट की सीमा बहुत पुरानी हो चली है। तो क्या इस सवाल के अलावा भी ये वक्त आ गया है कि इस सीमा पर एक बार फिर से बात की जाए? बहरहाल आज कंज्यूमर अड्डा में इस दिलचस्प मामले पे और टैक्स से जुड़े हुए मामले पर बात होगी। हमारे साथ कुछ खास मेहमान होंगे, लेकिन इससे पहले थोड़ा एक नजर डाल लेते हैं कि आखिर उस याचिका में और क्या क्या कहा गया है, किस बात का हवाला दिया गया है और क्यों ये मामला उठाया गया है। एक नजर डालते हैं कि क्या है ये पूरा मामला। अब इनकम टैक्स की लिमिट क्या होनी चाहिए और कितने तक आपकी इनकम जो है वो फ्री होनी चाहिए, मतलब उस पर कोई टैक्स ना लगे। तो मद्रास हाईकोर्ट, जैसे मैंने कहा कि वहां पर ये याचिका पहुंची है। इस याचिका का आधार क्या है? टैक्स फ्री इनकम सीमा बढ़ाने की इसमें मांग भी रखी गई है। और आगे ये याचिका कहती है कि टैक्स फ्री हो 8 लाख तक की इनकम, यानी 8 लाख रुपए तक आपकी इनकम पर कोई टैक्स, कोई इनकम टैक्स ना लगे। अभी जो सीमा है आप सब जानते हैं, 2.5 लाख रुपए तक की सीमा है। जब तक कोई टैक्स नहीं लगता उसके ऊपर टैक्स स्लैब शुरू हो जाती है। इसको अवैध बताती है ईडब्ल्यूएस यानी इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन की परिभाषा का यहां पर हवाला दिया गया। आप सब जानते हैं कि हाल ही में इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन को सुप्रीम कोर्ट ने मंजूरी दी है कि उनके लिए जो आरक्षण किया गया है वो संविधान के मुताबिक सही है, उसमें कोई संवैधानिक इशू नहीं आ रहा है, रखा जा सकता है। तो 8 लाख रखी गई है ईडब्ल्यूएस की सीमा, वहीं से ये निकल कर आती है। इसके पीछे इसकी डेफिनेशन में कुछ और चीजें इंक्लूड है, उस पर बातचीत करेंगे शो के दौरान। अच्छा, अभी देख लीजिए कि क्या है इस समय इनकम टैक्स की सीमा। तो अगर हम आजकल आप सब जानते हैं 2 रिजीम चलती हैं, तो ओल्ड रिजीम की बात करें तो 2.5 लाख तक तो कोई टैक्स है नहीं। 2.5 लाख से 5 लाख तक 5% लगता है, 5 से 10 लाख तक 20% और 10 लाख से ऊपर जो भी आपकी इनकम है उस पर 30% का टैक्स लगता है। इसके अलावा जो न्यू रिजीम है थोड़ी अलग है। यहाँ पर 2.5 लाख तक इसमें भी कोई टैक्स नहीं है। 2.5 से 5 तक का एक स्लैब है जिसमें 5%, 5 से 7.5 का एक स्लैब 10% और 7.5 से 10 लाख का स्लैब जो है इसमें 15% लगता है। फिर 10 से 12.5 का एक स्लैब बनाया गया जिसमें 20%, 12.5 से 15 लाख में 25 और 15 लाख से ऊपर में 30%। तो ये दोनों ही में अगर आपने देखा कि 2.5 लाख तक की जो सीमा है वो टैक्स फ्री है। लेकिन अब ये पिटिशन ये सवाल उठाती है कि अगर आपने इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन यानी अगर आपने माना है कि जो 8 लाख तक कमाते हैं वो आर्थिक रूप से पिछड़े हुए हैं, तो फिर क्या ऐसे लोगों से टैक्स वसूलना ठीक है? लेकिन आपका इनकम टैक्स तो 2.5 लाख से शुरू होता है। तो चलिए बातचीत करते हैं। हमारे साथ इस कार्यक्रम में जुड़ रहे हैं टैक्स एक्सपर्ट शरद कोहली, देश के जाने माने टैक्स एक्सपर्ट और सुप्रीम कोर्ट के वकील, जिनसे हम जानेंगे कि यह क्या चीज़ है, कैसी है और क्या इसका संविधान से सीधा कोई है, वो भी हमारे साथ जुड़ेंगे। उनका भी परिचय हम आपसे कराएंगे। लेकिन शुरुआत हम करेंगे शरद कोहली साहब के साथ। तो शरद जी, एक बड़ी ही दिलचस्प सी याचिका जो मैंने बोला मद्रास हाईकोर्ट में पहुंची है और कहती है कि 2.5 लाख तक की जो टैक्स छूट की सीमा है वो गलत है, अवैध है, क्योंकि ईडब्ल्यूएस को आप 8 लाख तक मानते हैं, 8 लाख तक की इनकम को आप मानते हैं कि इसको इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन किया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने इस आरक्षण की इजाजत दी है, संविधान के अनुरूप बताया है। ऐसे में उन्होंने जो शब्दों का इस्तेमाल किया है कि ये सही है, क्या ये रैशनल है, इस तरह से 2.5 लाख पे टैक्स वसूलना, क्या कहेंगे? आपका पहला रिएक्शन क्या होगा इस पर? विपिन, देखिए, अगर एब्सोल्यूट टर्म्स में देखें तो वाकई में 2.5 लाख और 8 लाख में बहुत दूरी है। जहाँ 2.5 लाख तक कोई टैक्स नहीं लगता, 8 लाख इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन हो जाता है। तो अगर दूसरे शब्दों में इसको बोलें तो क्या आप इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन पर टैक्स लगाने की कोशिश कर रहे हैं? तो अगर कर रहे हैं तो फिर वो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन कैसे हैं? या हम एक पॉलिसी डिक्लेयर कर दें कि हम इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन से टैक्स लेना चाहते हैं। ये तो रही याचिका की बात।
अब मैं अगर लॉजिक में जाऊं इनकम टैक्स एक्ट के हिसाब से, तो उस लॉजिक के हिसाब से देखिए तो आप एक फंडामेंटल डिफरेंस है यहां पर विपिन, अगर आप ध्यान से नोट करेंगे, जो 8 लाख इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस की लिमिट बताई गई है वो प्रति परिवार है, पर फैमिली है, और जो 2.5 लाख रुपए की आयकर की सीमा है वो व्यक्तिगत है, यानी कि वो इंडिविजुअल के लिए है। तो अगर आप माने कि एक परिवार में 3 से 4 लोग कमाने वाले हैं तो आप 2.5 जोड़े 4 लोग हैं तो 10 लाख हो जाता है, और अगर वो कमाते हैं तो आप मोटा मोटा एक तो ये लॉजिक है। दूसरा लॉजिक ये है कि इस देश में जो टैक्स पेयर्स की गिनती है, जो असल में टैक्स देते हैं, जिसमें मैं उम्मीद करता हूं आप भी हैं, मैं भी हूं, उनकी गिनती 1.5 करोड़ है कुल, मात्र रिटर्न्स फाइल होती है 7 करोड़। अब जैसे ही क्यों, अब है क्या कि 2014 से विपिन ये लिमिट नहीं बदली गई। 2014 से हर साल बजट जब आता है तो लोग मुंह उठाए देखते रहते हैं कि शायद इस बार बढ़ जाए, शायद इस बार बढ़ जाए, पर हर बार उनको निराशा हाथ लगती है। तो मुझे लग रहा है सरकार ने एक पॉलिसी फ्रीज इसमें डिसाइड किया है कि इसको बार बार छेड़ाखानी ना करी जाए, ज्यादा डिडक्शंस एग्जेम्पशंस को ना लाया जाए, एक नई रिजीम की तरफ काम किया जाए, या नए इनकम टैक्स कोड लाने की तैयारी की जाए, वगैरह वगैरह। तो जहां 2.5 लाख इतने टाइम से नहीं बदली है, अगर ये बदलती, मतलब अगर इसमें आप इन्फ्लेशन, जो कि हम, और इनकम टैक्स में आपको बताऊं कि कैपिटल गेन एक प्रोविजन होता है जिसमें कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स दी होती है, वो इंडेक्स 2014 में 240 थी, आज वो 331 है। उसके हिसाब से भी अगर मैं इस सीमा को बढ़ाऊं, अगर उस कैपिटल गेन वाली को मैं बेसिक एग्जेम्पशन पर अप्लाई करूं, तब भी आप 3-3.5 लाख रेंज में पहुंच जाते हैं। तो मुझे लग रहा है, देखिए बात मैं और भी करूंगा, पर मुझे लगता है कि दोनों ही एंड से दिक्कत है। 8 लाख EWS के लिए भी ज्यादा है पहली, मेरे हिसाब से। भारत जैसे देश में जहां पर 25,000 रुपए से ऊपर इनकम, विपिन मैं आपको बड़े एक आंकड़ा देने जा रहा हूं, 25,000 रुपए से ऊपर केवल 10% पॉपुलेशन कमाती है। मतलब अगर हम 140 करोड़ हैं तो कुल 14 करोड़ लोग ऐसे हैं जो कि 25,000 रुपए से ऊपर कमाते हैं, बाकी सब उससे नीचे कमाते हैं। तो आप EWS की लिमिट अगर आप 8 लाख रखते हैं तो नेचुरल बात है आप उनको चॉइसेस फ्यू में डाल रहे हैं। मुझे लग रहा है वो भी ज्यादा है, और ये 2.5 लाख भी ज्यादा है। तो इसका अगर, हालांकि समन्वय आप नॉर्मली आखिर में करते हैं, पर हम समन्वय से आगे चलेंगे। मुझे लगता है इसका समन्वय कहीं बीच में है। ये 2.5 लाख को बढ़ के 5 लाख हो जाना चाहिए, उस 8 लाख को भी घट के 5 लाख होना चाहिए, तो ये समन्वय आ जाएगा। इस याचिका की जरूरत नहीं पड़ेगी, कोर्ट को दखल देने का जरूरत नहीं पड़ेगी। ये मैं आपको अपने प्राइमरी अनुभाग में कहना चाहता था, और बड़ी इंटरेस्टिंग डिटेल्स आपके साथ मैं शेयर करूंगा जैसे जैसे आगे डिस्कशन चलेगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो चलिए, रजत धर साहब हमारे साथ जुड़ गए हैं, डायरेक्टर हैं यहाँ पर IIF के, इन्वेस्टमेंट डायरेक्टर इन्वेस्टमेंट है। तो धर साहब, अब इसमें ये तो हो गया है कि इसको, इस याचिका को कोर्ट ने भी स्वीकार किया है और बाकायदा नोटिस भेजा है केंद्र सरकार को और उनसे जवाब मांगा है। तो शायद कोर्ट के भी दिमाग में ये बात आई कि हाँ, ये दोनों चीजों में कुछ डिफ्रेंसिएशन है। हालांकि अभी शरद जी ने उसको बड़ी खूबसूरती के साथ उसको थोड़ा सा बाइफरकेट करके बताया कि आप उसे कैसे समझेंगे, कैसे देखेंगे। आप क्या कहेंगे इस पर? बिल्कुल सर, इसमें मैं कोहली साहब के साथ बिल्कुल सहमत हूं, और ये रैदर वो चीज़ हुई जो हम हमेशा चाहते थे सरकार कुछ करे टैक्स की राहत बढ़ाने के लिए, लेकिन जो रास्ता इख्तियार किया वो उन्हें ये नहीं पता था कि इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस के लिए रिजर्वेशन आएगा तो फिर उन पे एक्चुअली वो प्रेशर आएगा जो 2018 से वो नहीं कर रहे हैं। 2017-18 में टैक्स की स्लैब्स के लिए जो लोएस्ट टैक्स स्लैब था 2.5 लाख के ऊपर, उसका लिमिट 10% से रिड्यूस करके 5% किया था। पिछले 5-8 साल में अगर हम इस साल की भी इन्फ्लेशन की दर देखें तो वो नियरली 6.75% है। पिछले साल वो 6.5% के आसपास थी। कहने का मेरा मतलब यह है कि अगर इन्फ्लेशन की दर पिछले 5 या 8 साल में 5% बढ़ रही है, 40% का आपका महंगाई बढ़ चुकी है, आपने LTCG लगा दिया, आपने इस साल अप्रैल से EPF के ऊपर, क्योंकि बीच में जो मर रहा है ना, बीच में मर रहा है एक्चुअली वो मिडिल क्लास आदमी जो ना नीचे आ रहा है इकोनॉमिकली वीकर, ना ऊपर। इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन तो वैसे ही अपने में वंचित है, लेकिन जो एक्चुअल मार पड़ रही है वो बीच में मिडिल क्लास को है कि जो 2.5 लाख के ऊपर है लेकिन उस लिमिट में नहीं पड़ रहा है। अब इस वजह से क्या हुआ कि अगर आप ये EPF का देखें, GST का देखें, इन्फ्लेशन का देखें, तो LTCG देखें, तो ये अब काफी देर से इट वाज ड्यू कि वो, जैसे कोहली साहब ने कहा कि 2.5 लाख की आप एग्जेम्पशन लिमिट बढ़ा दीजिए कि भाई आप ठीक है टैक्स की स्लैब आप 3.5-4 लाख से होनी चाहिए या 5 लाख से होनी चाहिए, टेक्निकली 5 लाख के ऊपर होना चाहिए। और अगर ATC ATD में कुछ प्रावधान करने हैं, उसमें अगर कुछ राहत देनी है तो वो दीजिए, क्योंकि टैक्सेस इनडायरेक्ट मीन से इतने ज्यादा लिए जा रहे हैं और क्रूड के प्राइसेस की वजह से भी, दूध के ऊपर जो GST और वो पिछली बार लागू हुआ था, तो जेब के ऊपर तो वैसे ही मिडिल क्लास को लिमिटेशंस आ गई हैं। तो जहां तक रिजर्वेशन का सवाल है, यस,
टैक्सेस की एग्जेम्पशंस मेरे हिसाब से बढ़ाने का वक्त आ चुका है और इससे बड़ा मौका और नहीं हो सकता है इस बजट में भारत सरकार को कुछ इस रूप में निर्णय लेने के लिए। चलिए, तो भले ये याचिका मद्रास हाई कोर्ट में पहुंची है, अब इसका क्या होगा वो देखने वाली बात होगी, लेकिन मन की बात तो यहाँ सामने कि 2.5 लाख की लिमिट काफी कम है, बजट भी सामने है। हम हर साल लोगों से भी बातचीत करते हैं, शरद जी होते हैं इनफैक्ट वहां पे, तो लोगों के भी श्रीमुख से यही निकलता है कि भाई 2.5 लाख बहुत कम है। जी शरद जी, आपने कहा था कि आप इसमें कुछ और इन डेप्थ एनालिसिस हमें बताएंगे, क्या कहना है आपका इसका? अब देखिए, मैंने कहा कि जैसे कोर्ट ने भी मामला एक्सेप्ट कर लिया, उन्होंने केंद्र को भी भेज दिया है कि आप इसका जवाब दीजिए, वो जवाब क्या आता है वो हमें पता चलेगा, लेकिन इस पे अब आप क्या कहेंगे, आप क्या चीजें हमें बताने वाले हैं? देखिए, मैं जानता हूं केंद्र का जवाब किस प्रकार से जाएगा। मैं आपको उसके कुछ पहले से ही राज तो नहीं कहूंगा पर लॉजिक के बेसिस पे उसको खोलता हूं कि क्योंकि जब आप टैक्स कैलकुलेट करते हैं तो वित्त मंत्रालय से क्या जवाब आएगा कि 2.5 लाख एग्जेम्पशन लिमिट नहीं है। एक कैलकुलेशन हम लोग टैक्स गुरु शो करते हैं, उसमें मुझे याद है इंट्रो हमने किया था, उसमें मैंने एक जगह ऐसी कैलकुलेशन दिखाई जहां पर आप 10 लाख तक कोई टैक्स नहीं देते और वित्त मंत्रालय से भी यही आता है। आप देखिए, जो एटीसी की डिडक्शंस हैं, एग्जेम्पशंस हैं, एक 87A में रिबेट मिलता है, इन सब खैर में बहुत ज्यादा टेक्निकलिटीज में नहीं जाता। कुल मिला के बातें कहता हूं कि 2.5 लाख के ऊपर इतनी एग्जेम्पशंस मिलती है, जैसे सीनियर सिटीजन है उनके लिए 3 लाख है, सुपर सीनियर सिटीजन के लिए 5 लाख है, पर चलिए इनको भी हम अलग रखते हैं। तो इतनी सारी एग्जेम्पशन, स्टैंडर्ड डिडक्शन वगैरह मिलती हैं कि वित्त मंत्रालय का कहना यह होगा कि असल में ये 2.5 लाख नहीं है, ये 2.5 लाख सिर्फ पेपर्स पे है, कैलकुलेशन के लिए है, पर जो आप एक्चुअल रिटर्न फाइल करते हैं तो वो आपकी 5, 6, 7 लाख तो आम लोगों की पहुंच जाती है, तो उसके बहुत नजदीक पहुंच जाती है। पहला लॉजिक। दूसरा लॉजिक ये रहेगा इनकी तरफ से कि जो टैक्स टू जीडीपी रेशियो हमारे देश की विपिन, इसमें ये बहुत ध्यान रखने वाली बात है और ये मैक्रो लेवल की बात है, ये इस याचिका से ऊपर उठ के ये बात मैं कर रहा हूं कि टैक्स टू जीडीपी रेशियो हमारे देश की 10% से नीचे है, जबकि आप अगर हम विकसित देश बनने की कोशिश करें, एक डेवलप्ड कंट्री बनने की कोशिश कर रहे हैं, तो आपका टैक्स टू जीडीपी रेशियो कम से कम 15% के आसपास होना चाहिए। हम अभी उससे बहुत दूर हैं। तो 1.5 करोड़ लोग जो टैक्स देते हैं विपिन, अब मैं एक इंटरेस्टिंग बात बताता हूं, अगर इसको 8 लाख कर दिया जाता है, मेरे ख्याल ये जो 7 करोड़ रिटर्न्स फाइल होती हैं वो रिटर्न्स गिर के आधी रह जाएंगी और जो लोग टैक्स देते हैं उनकी गिनती भी शायद आधी रह जाए। तो कुल जो हमारी टैक्स की कलेक्शन है वो सीधा, तो मेरे ख्याल सरकार का ये कहना रहेगा कि फिस्कल ऑब्जेक्टिव और रिजर्वेशन ऑब्जेक्टिव दोनों ऑब्जेक्टिव अलग अलग हैं, इन दोनों चीजों को रिलेट नहीं करना चाहिए। और जो मैंने सबसे पहले बात कही थी विपिन, वो मुझे लगता है सबसे मजबूत तर्क जो सरकार देगी कि वहां फैमिली की बात हो रही है, यहां इंडिविजुअल की बात हो रही है। तो अगर एक फैमिली में 3 कमाने वाले भी हैं तो 2.5 लाख करके 7.5 लाख हो जाता है। तो जैसा कि मैंने कहा, मैं उसको दोहराना चाहूंगा क्योंकि हम आप कार्यक्रम के अंत में इसका कंक्लूजन जरूर निकालना चाहेंगे और मुझे बहुत जल्दी है कंक्लूजन निकालने की कि इसका समन्वय कहीं बीच में ही बनता है। इसका समन्वय 5 लाख में कुछ तुम आगे हाथ बढ़ाओ, कुछ हम आगे हाथ बढ़ाएं, कुछ एग्जेम्पशन लिमिट हाथ बढ़ाएं, कुछ इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिमिट को नीचे किया जाए, तो आपको इसका समन्वय बनता दिखेगा। वरना यह बात सच है कि 2.5 लाख बहुत कम है और 8 लाख बहुत ज्यादा है, इस बात को नकारा विपिन नहीं जा सकता। बिल्कुल बिल्कुल, ये बात आपकी बिल्कुल वाजिब है। कोई एक मीडियन तलाशना होगा जिसमें 8 लाख को नीचे लाना पड़ेगा और 2.5 लाख को थोड़ा ऊपर खींचना पड़ेगा। तो धर साहब, यहाँ पर चूंकि ईडब्ल्यूएस में अब पूरी डेफिनेशन अलग है, वहां पर किस तरह से इनकम को जोड़ना है, पूरी फैमिली को इंक्लूड करना है, साथ में उसमें यह भी है कि अदर इनकम्स भी जुड़ती है ना, कि जो इनकम को जोड़ने का क्राइटेरिया वो डिफरेंट है। इनकम टैक्स में आप उसको अलग ढंग से देखते हैं और जो कोहली साहब कह रहे हैं कि वो एक इंडिविजुअल के लिए रहता है और यहाँ एक कलेक्टिव है। बट अब ठीक है, याचिका लगी है तो लगी है, लेकिन ये एक बड़े पैमाने पे ये बताती है कि क्या हम क्या डिफाइन करें। जब हमें डिफाइन करना है कि हमें रिजर्वेशन की तरफ जाना है या कुछ और भी, जहां तक मुझे अंदाजा है तो जो ओबीसी रिजर्वेशन होता है उसमें भी एक जो क्रीमी लेयर वाला कंसेप्ट है कि वहां भी ये सीमा 8 लाख ही है शायद, कि 8 लाख के ऊपर जो है उसे आप क्रीमी लेयर मानेंगे और मैं आपको बता दूं सर जी, नॉन क्रीमी लेयर ओबीसी के तहत, अब मैं बताता हूं इसमें भी विडंबना कैसी है, मैं कुछ फैक्ट्स आपके सामने रखना चाहूंगा। नॉन क्रीमी लेयर के अंदर ओबीसी को नियरली आरक्षण जो है वो 27% है, लेकिन जो भी एससी एसटी हैं और ओबीसी हैं, इनको कुछ बेनिफिट्स मिलते हैं जो कि इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस को नहीं मिलते हैं। बनस्पत की अपन को 10% कोटा भी दे दो, जैसे पहला मल्टीपल अटेम्प्ट वो दे नहीं सकते, दूसरा एज की रिलैक्सेशन इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस को मिल नहीं सकती,
कट ऑफ लोअर इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस को नहीं हो सकता। तो अब सवाल ये भी आ रहा है तो कम से कम कट ऑफ के लिए इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस के लिए कोई प्रावधान कर दिया जाए या अलग सेटअप बनाए। अगर आप इस पे भी देखें ओबीसी, एससी और एसटी के अगर मैं आंकड़े रखूं 2020-21 और 19-20 के, तो शेड्यूल्ड ट्राइब और शेड्यूल्ड कास्ट में आईआईटी जिसमें बॉम्बे भी आते हैं, आईआईटी और आईआईएम के अंदर, आईआईटी के अंदर मैं नंबर लूं तो 82% सीटें पीएचडी स्कॉलर्स की खाली थी, 80% 1920 में थी। सिमिलरली शेड्यूल्ड कास्ट के लिए 61 एंड 62% सीटें वैकेंट थी। मतलब कहने का मतलब यह है कि रिजर्वेशन रखी है, इंप्लीमेंट भी हो रही है, लेकिन काफी जगह पे वो फिल भी नहीं हो रही है। अब अगर हम ये कह रहे हैं कि 80% लोग आईआईटी में फ्रॉम एससी एसटी नहीं जा रहे हैं और उनको हालांकि पूरे बेनिफिट्स दिए जा रहे हैं, वहीं पे अगर एक जनरल कैटेगरी का है लड़का या लड़की हैं जिनके पास वो संसाधन नहीं है कि वो पढ़ाई कर सके और वो छोड़ के चले जाते हैं और फिर यहां पे छोड़ के चले जाते हैं, तो वो एक दिक्कत आ जाती है। इसमें एक वीकर पॉइंट है, जब हम इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन की जब गणना करते हैं या जब हम रूल्स डिफाइन करते हैं, उसमें जो थोड़ा सा एक पेन पॉइंट आता है वो आता है कि जो लैंड होल्डिंग है, लैंड होल्डिंग आपकी 5 एकड़ से कम होनी चाहिए, एग्रीकल्चरल लैंड होल्डिंग। अब चक्कर यह है कि अगर हम भारत के हिसाब से कैलकुलेट करें इनकम बेस्ड ऑन 5 एकड़, वो कह रहे हैं अगर 5 एकड़ है, भले वो ये नहीं कह रहे हैं कि आपकी 5 एकड़ है तो कमा कितना रहे हो। टेक्निकली हिंदुस्तान में 1 एकड़ पे जो केरला के लोग हैं वो हिंदुस्तान में नियरली औसतन 50 या 55 हजार रुपया पर एकड़ कमाया जाता है। अगर उस हिसाब से देखें तो वैसे ही 8 लाख की इनकम नहीं हो रही है, ज्यादा से ज्यादा 8 या 10 लाख की इनकम हो भी जाएगी। लेकिन अगर आप यूपी के किसानों को देखें जो सबसे बड़ा पॉपुलेटेड प्रदेश है, जनसंख्या और सबसे बड़ी जमीन जहां पे है, जहां पे पॉपुलेशन और खेती बाड़ी है, वहां उनको 31,000 रुपया कम मिलता है एज ए एमएसपी एज कंपेयर टू फार्मर्स जो कि केरल में है। ये रिसेंट रिपोर्ट आई थी। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर अब वही एक पेन पॉइंट है, क्योंकि जो ये एग्रीकल्चरल लैंड वाला जो क्राइटेरिया आता है कि किसी के पास अगर 5 एकड़ है, जरूरी नहीं है कि उसकी इनकम 5 एकड़ रखी है। अगर मेरे पास 5 एकड़ के बियाबान पड़े हुए हैं तो मेरी इनकम जस्टिफाई नहीं करेगी, लेकिन मेरे को वो फैसिलिटी और अपॉर्चुनिटी नहीं मिली बनस्पत की मैं जनरल कैटेगरी में। राइट और कुछ इसमें घर वगैरह का भी क्राइटेरिया, खैर थोड़ा विषयांतर हो गया, लेकिन क्योंकि मामला ईडब्ल्यूएस से निकला है, आरक्षण से निकला के ईडब्ल्यूएस से उसकी तुलना की गई है, तो ये इस बात को भी समझ लेना ठीक था। लेकिन मेनली फोकस तो इनकम टैक्स पर। एक छोटा ब्रेक ले लेता हूं मैं, लेकिन ब्रेक के बाद जब आएंगे तो कोहली साहब कह रहे थे इसको थोड़ा कंक्लूड करेंगे कि अब ठीक है, ये तो एक याचिका पहुंची कोर्ट के अंदर, लेकिन अब जो वक्त है, जितनी महंगाई के जमाने में हम पहुंच चुके हैं और जो दूसरी इनकम एक्सपेक्टेशंस हैं और जिस तरह की स्थिति है, तो क्या इस 2.5 लाख की सीमा को अब वक्त हो गया है कि अब ये आगे बढ़े तो कितनी बढ़े। और फिर जैसा उस मीडियन की बात कर रहे थे कोहली जी के, वो 8 लाख खिसक के थोड़ा ऊपर आए और ये 2.5 लाख थोड़ा आगे बढ़े, क्या वो भी होता हुआ नजर आएगा। एक छोटा ब्रेक लेते हैं और फिर इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं कंज्यूमर अड्डा और आज बड़ी दिलचस्प बहस चल रही है कि इनकम टैक्स की छूट सीमा आखिर कितनी हो, किस इनकम तक टैक्स फ्री आप माना जाए उसको, क्योंकि मद्रास हाईकोर्ट में एक दिलचस्प याचिका आई है जहां उन्होंने ईडब्ल्यूएस आरक्षण, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन को दिए जाने वाले आरक्षण में जो क्राइटेरिया तय किया गया है इनकम का, यानी 8 लाख रुपए, उसे बताते हुए उसका रैशनल पूछा है कि अगर वहां पर 8 लाख तक हम मान रहे हैं कि वो ईडब्ल्यूएस है, यानी कि आर्थिक रूप से कमजोर हैं, तो फिर 2.5 लाख रुपए से टैक्स वसूलने का क्या रैशनल या लॉजिक है। इस पर बड़ी दिलचस्प बातचीत चल रही है। शरद कोहली साहब और रजत धर जी हमारे साथ बने हुए। तो कोहली साहब, हमने एक ट्विटर पोल कराया था कार्यक्रम में आने से पहले, थोड़ा सा मैं फिगर्स आपको बता दूं तो यहाँ पर अलग अलग, जैसे आपने कहा कि हमने कहा 2.5 लाख, 5 लाख, 8 लाख, कितना रखवाना चाहते हैं आप टैक्स छूट की सीमा, तो तय था कि यहाँ पर 3% वोट मिले हैं जो 2.5 लाख के लिए जाते हैं। 5 लाख तक टैक्स फ्री इनकम हो, ऐसा करीब 28% लोगों का मानना है, जबकि करीब 69% लोग कह रहे हैं कि हाँ, आप इसे बढ़ाकर 8 लाख तक टैक्स फ्री कर दीजिए। खैर उस तरफ आना ही था ज्यादा, लेकिन हाँ, ज्यादातर लोगों का एक रुझान है कि इस टैक्स की छूट की सीमा को बढ़ना चाहिए, 2.5 लाख को आगे खिसकाने का वक्त आ गया। शरद जी। जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, 8 लाख तो मैं ये कहूँगा विपिन के दिल बहलाने को गालिब ख्याल अच्छा है, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि 8 लाख सरकार इसको करेगी और इसको ईडब्ल्यूएस को वहां पहुंचाएगी। हाँ, क्योंकि बस एक बात बहुत ज़रूरी इसमें यह है कि ये इस सरकार का पहला फुल फ्लेश्ड बजट होगा। अगला जो इससे अगला बजट आएगा, यानी 2024 फरवरी में जो बजट आएगा,
वो शायद वोट ऑन अकाउंट होगा। तो पहला बजट है। दूसरा, महंगाई से पूरी की पूरी इकोनॉमी इस समय जूझ रही है, तो लोगों के हाथ में जो डिस्पोजेबल इनकम है वो कम है, हमें कंजम्पशन पे प्रेशर दिखाई दे रहा है, कंज्यूमर कॉन्फिडेंस लो है। तो मुझे लगता है इस चीज को देखते हुए अगर ये टैक्स में रैशनलाइजेशन की जाए, लिमिट बढ़ा के या किसी और तरीके से छूट दी जाए, तो इस समय जो अर्थव्यवस्था की या जो वैश्विक अर्थव्यवस्था की, ग्लोबल इकोनॉमी की सिचुएशन है, उसको देखते हुए ये तर्क संगत रहेगा। मुझे लगता है बिल्कुल उचित कदम होगा कि आपके पास मौका भी है, दस्तूर भी है, आखिरी बजट भी है, तो इसको अब बढ़ाया जाना चाहिए। पर सरकार किन लाइंस पे सोच रही है ये तो समय बताएगा। पर मुझे लग रहा है ये जो 8 लाख 2.5 लाख वाली बहस है, इसमें अगर सरकार मान लीजिए ये सोचती है कि हम जो लोग मार्जिनल टैक्स देते हैं, जो लोग मतलब 5,000 7,000 टैक्स देते हैं, तो हम उनको अमीर क्यों माने, हम उनको भी इकोनॉमिकली वीकर, हम ये क्यों मान रहे हैं कि जो थोड़ा सा टैक्स देते हैं वो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन नहीं है। हम ये पहली जो बेसिक एडिफिस जिसको कहते हैं उसको हम लेके चल रहे हैं। अगर आप 5-7 हजार टैक्स देते हैं तो आप इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन में आ जाते हैं। मान लीजिए उनके घर में 2 ही लोग हैं कमाने वाले, तो फिर तो 4-4 लाख एक के हिस्से में आ गई। और दूसरी बात इसमें अहम ये है विपिन, जो कि सरकार को सोचनी पड़ेगी कि जो लोग टैक्स नहीं देते हैं तो क्या वो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन में आएगा? क्या ईडब्ल्यूएस की 8 लाख की लिमिट के लिए, इसका मतलब अगर मैं टैक्स की चोरी कर रहा हूं, मैं अब एक बहुत जरूरी बात कहने जा रहा हूं, अगर मैं टैक्स की चोरी कर रहा हूं, मेरे को एक मुंबई में टैक्सी वाला मिला और बहुत मेहनत करते हैं टैक्सी वाले, मैं उनका बहुत सम्मान करता हूं, वो महीने का 70-80 हजार रुपए कमाता था। मैंने उससे पूछा विपिन कि क्या आप टैक्स देते हैं? उसने कहा मैं तो टैक्स नहीं देता। मैंने उससे पूछा कितना कमाते हैं, तो उन्होंने फ्रेंडली में बता दिया 70। अब यही 70-80 हजार अगर सैलरी वाला काम कर रहा है तो उसका तो टीडीएस कट जाता है। तो क्या हम ऐसा ना हो कि हम ईडब्ल्यूएस के बहाने हम टैक्स इवेजन, क्योंकि हम टैक्स वालों को बाहर रखना चाहेंगे ईडब्ल्यूएस से, तो मुझे लग रहा है कि इसको इंक्लूसिव अप्रोच लेना चाहिए कि अगर आप मार्जिनल टैक्स दे रहे हैं तो भी ये इसका मतलब ये नहीं कि आप बहुत अमीर हैं, इसका मतलब आप देश की प्रगति में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं और आप फिर भी इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन में जो रिजर्वेशन है उसका आप लाभ उठा सकते हैं। ये मैं कंक्लूड करने के लिए विपिन कहना चाहूंगा कि मुझे लग रहा है ये एक और समन्वय जो कि बनाया जा सकता है। जी, तो चलिए ये भी एक बढ़िया इसका व्यू पॉइंट है कि आप कैसे चीजों को देखें। हर साहब क्विकली, क्योंकि मेरा समय समाप्त हो गया है, आपकी क्या राय रहेगी? 2.5 लाख से इसे बढ़कर कितना हो जाना चाहिए? मैं जनरल पूछ रहा हूं, छोड़ दीजिए। हाँ, देखिए, मैं इसमें 2 चीजें कहता हूं कि एक्चुअली सरकार को चाहिए क्या। सरकार को चाहिए पैसा। पैसे लेने के 2 तरीके हैं। एक है कि आप टैक्स में छूट ना दीजिए, लेकिन जैसे कोहली साहब ने सही कहा कि सरकार के पास 2 बहुत ही खूबसूरत रास्ते हैं। पहला, जो टैक्स इवेड कर रहे हैं उनको इंक्लूड करना किसी तरीके से। बड़ी बड़ी मछलियां तो वो पकड़ ही रहे हैं, बट जो लार्जर स्केल पे, इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल पे, जैसे टैक्सी ड्राइवर हो गए या चाय की टपरी वाले हो गए, यूट्यूबर्स हो गए, इन्फ्लुएंसर्स हो गए, उनको तो आपने कर ही दिया, पहली बात। दूसरी बात जो सबसे बड़ी कर सकते हैं, जैसे ये पीएलआई के थ्रू जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स मंगा सकते हैं। मतलब सरकार को ये फोकस करना है कि भाई मेरे को 10 रुपया बचाना नहीं है, सरकार को ये फोकस करना है कि मुझे 10 रुपया एक्स्ट्रा कमाना कैसे जी। तो मैं खर्चे कम ना करके ये देखो मैं रेवेन्यू सोर्सेज कैसे बढ़ा सकता हूं, ताकि फिर लोगों के लिए, क्योंकि अगला ये साल और अगला साल बहुत अच्छा है, क्योंकि मिडिल क्लास और जो लोअर सेक्शन से दोनों ने मिलकर इस सरकार को बहुमत में लाया था। तो इन दोनों तबकों को साथ में लेके चलने के लिए ये 1.5 या ये 2 साल निर्णायक होंगे, ताकि किसी की चोट ना लगे। ठीक है, चलिए, लेकिन एक बात लग रही है, बाकी सब अपनी जगह इस केस का क्या आगे होता है, क्या जवाब आता है, कैसा जाता है, और बाकी उसके पहलू हमने समझ लिए कि उसमें हाँ क्या है। लेकिन इन जनरल 2.5 लाख की सीमा हमें बढ़ती हुई नजर आए। उम्मीद तो यही करेंगे जो आप सूरत हाल है इस वक्त की वो थोड़ा सा ऊपर चले। बाकी इस केस का क्या होगा वो हम आगे वक्त में देखेंगे, जो भी होगा आपको जरूर बताएंगे। लेकिन बजट करीब है, उम्मीद तो यही होगी हमारी भी वित्त मंत्री जी से कि भाई थोड़ा इस 2.5 लाख की सीमा को थोड़ा आगे बढ़ाएं, ताकि इस समय जो थोड़ी सी तकलीफें, महंगाई, रिसेशन, ये सब दुनिया जमाने भर की बातें हो रही है, वहां पर थोड़ी राहत लोग महसूस करें। और हो सकता है इससे लोग इनकम टैक्स का दायरा भी बढ़ता हुआ नजर आए और ज्यादा लोग टैक्स के लिए आगे आए। तो चलिए इसी के साथ कार्यक्रम को समाप्त करेंगे और आप सभी का इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए बहुत शुक्रिया। नमस्कार।